सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में समी साफ फिलहाल हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। अलबत्ता स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी साहब जो कि अब तक के ब्यूरो चीफ़ हैं। इसके अलावा सिद्दीक साजिद साहब जो कि एनालिस्ट भी हैं, बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं और हमारे रिपोर्टर भी हैं। उनसे भी जानेंगे, इनसाइड स्टोरीज़ होती हैं बड़ी अच्छी अच्छी, और किसी डिनर की खबर है उनके पास, जानेंगे वो डिनर कौन सा था, वहाँ पर क्या तिक्के चले और क्या तंदूरी चली। खैर, जो आज सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है वही हम करेंगे कि पाकिस्तान बार कौंसिल की जो APC है उसका मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है। अब वो जो एलामिया है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्वेश्चनेबल हैं। जजेस की तैनाती के हवाले से भी सवाल उठाया है। इसके अलावा 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है उसके हवाले से भी सवाल किए गए हैं। इसको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा आगे चल के जो PTV चेयरमैन हैं अरशद मलिक साहब, उनके हवाले से आज बहुत अहम जो है वो फैसला आया है, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। आखिर उनके जाने की क्या रीज़न बनी। वो एक बोर्ड की सरबराही कर रहे थे और उस बोर्ड के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, बहुत से सवालात थे करप्शन के हवाले से और बाकी सारे हवालों से। अब उस बोर्ड ने जो फ़ैसले लिए हैं उन फैसलों के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले मुस्तकबिल में उन फैसलों पर अमल दरामद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और बाकी 2-3 और भी स्टोरीज़ हैं मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से, वो भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आऊँगी आज बिलावल साहब ने जो फरमाया। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट सुनाऊँगी बिलावल साहब का। बिलावल साहब जो हैं वो सियासत में नए हैं और बहुत सी पुरानी चीज़ों को वो जानते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने आज जो 19वीं अमेंडमेंट है उसके बारे में कुछ फरमाया है। पहले मैं आपको वो सुनाती हूँ कि बिलावल ने क्या फरमाया है, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। 19th अमेंडमेंट का जिक्र किया गया। 19th अमेंडमेंट में 100% एग्री करता हूं। जबरदस्ती हमारा पार्लियामेंट से पास करवाया गया और एक इदारा की तरफ से एक साफ धमकी दी गई। अच्छा नसीम साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जो पार्लियामेंट है वो एक आज़ाद अदारा है। अब इस तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी आते हैं और वो ये कहते हैं कि जो 19वीं अमेंडमेंट है वो ज़बरदस्ती जो है वो पास करवाई गई। क्या ये सही बात है इस तरह बात करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया लीना। देखिए, ये बात किस तरह करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमेशा जो है वो आइन की जो भी चीज़ें हैं वो पार्लियामेंट से पास हुई हैं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 73 का आइन लेके आए थे जिसमें तकरीबन तमाम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी शामिल थी, उसके बाद भुट्टो साहब ने खुद उसमें तकरीबन 7 तरामीम की थी। उसके बाद भी जो है तरामीम होती चली आई। 18वीं तरामीम भी जिस तरह पीपल्स पार्टी के दौर में होती, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हर अपोजिशन वाला यही इल्ज़ाम लगाता है कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती कराया गया, जबकि एक नंबर गेम है। अगर पार्लियामेंट में किसी की अक्सरियत है और अक्सरियती लोग जो है वो बिल पास करते हैं तो उस पर इस तरह के इल्ज़ाम तराशी करना बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। क्योंकि अगर आपकी मर्ज़ी है, आपको एक चीज़ अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही है, अगर आप बुरी लग रही है तो आप पार्लियामेंटेरियंस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इस तरह आप भी जो तरामीम पहले करते रहे, क्या वो भी किसी की जोर ज़बरदस्ती में आके करते रहे? अंडरस्टैंडिंग से कुछ सहाफ़ियों से मेरी बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि बेसिकली ये जो तरमीम है ये अंडरस्टैंडिंग के तहत ही पास हुई थी और उस वक्त पीपल्स पार्टी को भी इस पर कोई इतना वो मसला नहीं था। जी बिल्कुल, हमेशा पीपल्स पार्टी ने जो है पार्लियामेंट में साथ दिया है। एक पार्लियामेंट्री बहुत बड़ी जमात है, लेकिन जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है तो शायद इनकी कुछ कम अकली थी। इनको इस पूरी बात का इल्म नहीं था कि जिस वक्त ये तरामीम हुई उस वक्त इनकी अपनी पार्टी भी इसमें शामिल थी। तो इस तरह की इल्ज़ाम तराशी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। पार्लियामेंटेरियंस की जो है वो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक पार्लियामेंट का इदारा है, अगर एक पार्लियामेंटेरियन और एक पार्टी के लीडर ही उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे दूसरे लोगों से? ठीक है, आपसे मेरा ये सवाल होगा, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बात की, आपको लगता है उन्होंने ठीक बात की, उनको ये करनी चाहिए थी? आपको याद है मिसाक जमहूरियत हो रहा था, फिर वो चौधरी साहब थे उस वक्त, और फिर उस वक्त 19वीं अमेंडमेंट का होना, तो कुछ दे कुछ ले की पॉलिसी चल रही थी ना। 18वीं तरमीम इनके दौर में हुई, फिर 19वीं तरमीम भी इन्होंने खुद की। इसमें तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये कहना कि ज़बरदस्ती पास करवाया गया, धमकी दी गई, ऐसा कुछ नहीं था। सब जमातों ने इत्तफाक राय के साथ किया और ज़ाहिर है वहाँ पर 2/3 अक्सरियत दोनों ईवानों में चाहिए होती है, उसके साथ किया। अब ये जजेस की तकर्री के ऊपर जब ये नून लीग की भी गवर्नमेंट आई थी और फिर उसके साथ साथ जो एक पार्लिमानी कमेटी बनी, बाद में इन्होंने बड़ी कोशिश की उसमें तरमीम जो है वो कर दी जाए। फ़ारूक नाइक की सरबराही में बनी, फिर राजा ज़फ़र वाक़ की सरबराही में बनी। ले आते ना जी, उसको ले आते, ख़त्म कर देते। नहीं, ना नून लीग ख़त्म कर सकी, ना ये ख़त्म कर सके। तो अभी तो वहाँ पे तो अगर ये दोनों मिल भी जाते तो सेनेट में तो इनके पास अक्सरियत थी, नून भी अगर मिला लेते ये कर देते, नहीं कर सके ना जी। अगर अब आप आकर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट रबड़ स्टम्प है और सारे इख्तियारात जो हैं वो जुडिशल काउंसिल के पास है, देखें वो तो एक आइन में लिख दिया। उनकी जो सिफारशात हैं उन सिफारशात की रोशनी में पार्लिमानी कमेटी उन नामों के ऊपर गौर करती है।
अगर किसी जज के बारे में कोई चीज़ है तो वो भी कही जाती है, उनको भिजवाई भी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी तमाम सिफारिशात को रद्दी की टोकरी की नज़र डाल देते हैं। 14 दिन के अंदर अंदर आपने करना होता है। अगर आप नहीं करते 14 दिन के अंदर तो फिर जो है वो ऑटोमेटिकली वो नाम जो जुडिशल कमीशन के हैं वो फाइनल हो जाते हैं। अच्छा, इसके ऊपर इन्होंने खुद कहा, मुझे याद है चूँकि मैंने वो प्रोसीडिंग्स में कवर भी करता रहा कि राजा ज़फ़रुल हक को भी भिजवाए गए नाम और उसके बाद फिर सिफारिशात फ़ारूक नायक ने भी भिजवाई और वो यही सिफारिशात थी कि पार्लिमानी कमेटी को मजबूत किया जाए। यानी कि उसमें हेयरिंग का भी था कि जिस जज के बारे में अगर कोई रिमार्क्स हैं या उसके कोई टैक्सेस के इश्यूज़ हैं। अब पहले तो होता यह है कि जो कमीशन होता है वो खुद ही रिपोर्ट्स ले लेता है, ठीक है। वो ऐसे नहीं है कि उसमें वकला भी मौजूद होते हैं, ज़ाहिर है उसमें चीफ जस्टिस साहबान सारे बैठे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जनाब हर बंदा जो है वो जज बनने की अहलियत रखता हो। और ये आला अदलिया का इशू है, हाई कोर्ट्स के जजेस का और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का। ये तो पार्लियामेंट से आज तक किसी ने इख्तियार नहीं लिया कि आप कानून साजी नहीं कर सकते, आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते। ये खुद इतफाक़ राय नहीं करते। नैब का कानून देख लें, उसमें नून लीग अपने दौर में कुछ नहीं कर सकी क्योंकि इनकी मनमर्जियाँ होती हैं। वही जो बात हम हर मरतबा करते हैं कि इनके मतलब की चीज़ हो तो ठीक है, अब भी इसमें भी यही चाहते हैं। ठीक, लेकिन हम एक और चीज़ भी देखते हैं ना, जब शहबाज शरीफ साहब आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं तो वो मुझे वो जस्टिस कयूम वाली आपको याद है वो गुफ्तगू याद आ जाती है। तो मुझे लगता है कि वो फिर आपकी स्टैंडिंग नहीं रहती जब आप इस तरह की बात करते हैं। एक और चीज़ है, आपको याद होगा कि जो मोहतरमा है शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो कोर्ट्स के बारे में क्या अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करती थी, कैंगरू कोर्ट्स कहते थे ना वो। तो ज़रा मुझे समझाएं कि ये किस ग्राउंड पे यहाँ पर बैठते हैं और किस तरीके से ये ऐसी बातें कर सकते हैं कि भाई जजेस की तैनाती के हवाले से या एहतसाब के हवाले से या 5th जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से कैसे ऐसी बात कर सकते हैं? आप देखिए अलीना, साजिद ने बड़ी अच्छी बात की कि ये तमाम बातें जो है ना पार्लिमानी कमेटी में बैठ के होती हैं, सब डिसीजन होते हैं, जितने बड़े वकला हैं उसमें शामिल होते हैं। जज साहिबान हैं, उनकी कोई रिजर्वेशंस नहीं है। ये प्रॉपर तरीका इस वक्त इख्तियार किया गया। इन लोगों ने 20-20 साल हुकूमतें की हैं, उस ज़माने में ये कोई इस किस्म की तरामीम नहीं लेके आए। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि उस तरह के जज तैनात किए जाए, इनके पास इख्तियारात हो। ये अपने मज़ारों को या अपने किसानों को जो है ना, जो इनके मजदूर हैं उनको ला के जज बना के बिठा दें। और ये जिस तरह कहें कि भाईजान ने ये कहा, भाईजान ने ये कहा, इस तरह करते चले जाओ तो ये बहुत खुश है। लेकिन अगर पार्लियामेंट के थ्रू कोई लॉ पास हो रहा है जिसमें आपके वकला बरादरी भी शामिल है, जिसमें जज साहिबान भी शामिल हैं, तो इससे इनको नाखुशी हो रही है। तो आपने ये बिल्कुल बड़ा अच्छा क्लिप दिखाया कि इनको तो इसी तरह के जज चाहिए। और अगर इनकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला होगा तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट वाला वाकई आपके सामने ये उसके ऊपर दावा बोल देंगे, उस पर दावा बोल देंगे, उस पर ये हंगामा राई कर देंगे। तो वही अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनकी फेवर में जमानत देता है तो ये लुडियाँ डालते हैं और ये मिठाइयाँ बांटते हैं। और अगर वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनके खिलाफ फैसला देगा तो ये कहते हैं जी इनको कोई फ़ोन आ गया, इनको कहीं से इशारा मिल गया। तो ये चाहते हैं कि एक इनकी अपनी, जिस तरह माफिया कहा जाता है, उसी तरह इनकी हुकूमत चलती रहे, इनके अपने लोग उसमें शामिल हों और इनकी मर्जी के फैसले करें, तब तो ये खुश है। अगर इनकी मर्जी के फैसले नहीं होंगे तो ये खुश। वो दिखाएं जरा, जब मियाँ साहब कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट, और हमला किया गया था, जरा वो भी दिखाएं, जरा इनको दोबारा याद कराते हैं कि ये क्या सोचते हैं हमारे अदालती निज़ाम के बारे में। सजाद अली शाह, हाँ जी, जरा दिखाइएगा। ये देखें आप हालात, ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, सिद्दीक साजिद साहब, और आज हमें बता रहे हैं कि जो जजेस की तैनाती का तरीका है वो क्वेश्चनेबल है। देखिए लीला, ये जो एक तो है ना, बिलावल, आपने सही बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है। कि ज़बरदस्ती, मैं जब उसी बात पे मेरा ज़हन है कि देखिए ज़बरदस्ती कैसे पास करा सकते हैं। आपको कोई बंदूक रखी हुई थी आपके कंधे के ऊपर, 18वीं तरमीम आपने पास की थी ना, उसमें कुछ लकूना थे, ठीक है। उन्होंने एक रिकमेंडेशन भेजी और उन्होंने पूरी पार्लिमानी कमेटी और उसके बाद फिर एक आईनी कमेटी बनी थी उसको भेजी, ठीक है। वो सारा प्रोसेस हुआ मुकम्मल। और रज़ा रब्बानी साहब ने मेरे ख्याल में पेश की थी, तो रो पड़े थे। हाँ जी, आपको याद है? इस पे तो नहीं रोए होंगे उस टाइम पे। वो बस क्या जी, वो बस छोड़ दें। अगर उनके वो आज अगर ये 18वीं तरमीम पर रो रहे हैं ना हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान, तो उसकी वजह सबसे बड़ी, और हमारे मुख्तलिफ इदारे भी। अब ये देख लीजिए ना, इसमें तो उन्होंने बहुत सारी खामियां छोड़ दी। आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद बहुत सी वजारतों से मुतल्लिक़ कवानीन बनने थे, नहीं बने। बहुत सी वजारतों से मुतल्लिक़ रूल्स बनने थे, नहीं बने। जिन वजारतों को सूबों को मुंतकिल किया गया, आज तक उनके मुलाजमीन का फैसला नहीं हो सका। सूबे उनको वापस करने को तैयार हैं। और आप देख लीजिए कि इस हुकूमत ने, जब से ये हुकूमत आई है, बहुत से ऐसे इदारे जो कि पता नहीं कौन सा अदारा किसके साथ लिंक किया हुआ था, उनको वापस लिया।
मरकज़ में दोबारा वापस लेकर आए। तो ये चीज़ें अगर वो परफेक्ट, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसमें हर वक्त जो है वो बेहतरी की गुंजाइश होती है। लेकिन किया उन्होंने किसके ज़रिए? उन्होंने भी पार्लियामेंट के ज़रिए ही किया, ठीक है। उसमें ज़ाहिर जिसमें सादा कानून की ज़रूरत थी, सादा अक्सरियत से पास किया। अब जो आप बात कर रही हैं हमले वाला, बात नसीम सिद्दीकी साहब की बिल्कुल ठीक है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ना तो बर्दाश्त का मादा है, फैसले अपनी मर्जी के चाहते हैं, ठीक है, और ना ही हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके अंदर जमहूरियत है। जितनी डिक्टेटरशिप जमातों के अंदर मौजूद है ना, आप उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। आपको याद नहीं है कि जो ये कसूरी साहब थे, महमूद कसूरी, खुर्शीद महमूद कसूरी, ये मुझे अच्छे तरीके से याद है, इन्होंने जब ये 15वीं तरमीम पास कर रहे थे नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए, इन्होंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इसके ऊपर एतराज़ किया तो उनको बोला आप इस्तीफ़ा दे दे। ये तो आलम है, तो ये कि ये चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। तो इसी तरह के फिर वो जजेस जाते हैं। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था ना चमक, किन लोगों ने इस्तेमाल किया था आपको याद नहीं है? रफ़ीक तारड़ किसके लिए लेकर गए थे ब्रीफ केस? कोयटा गए थे ना, किसके लिए लेकर गए थे? और रफ़ीक तारड़ बाद में सदर क्यों बनाए गए? ये बहुत सी बातें हैं। इस वजह से ये कहना कि जबरदस्ती बिलावल भुट्टो ये मुझे वो अरशद मलिक साहब भी याद आ गया। आपको याद होगा वो अरशद मलिक साहब जो जिनको कभी जाती उम्रा बेचारों को बुलाया जाता था और कभी उनको ये तो आपकी कहानी करने जाते थे और वहां पर भी उनको पकड़ लिया जाता था। अब ये स्टेट ऑफ माइंड है हमारी अदले इंसाफ के बस। उस बेचारे को नौकरी से हाथ धोना पड़े। अब इस तरह का इनको सिस्टम चाहिए। मुझे तो ये अजीबोगरीब बात लगती है सिद्दीक साहब, आप भी इतने अरसे से पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं, आप देखें कि ये नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ क्या सलूक किया था। यही जो बिलावल है उंगली पकड़ के अपनी वालदा की पैदल जो है कितनी दूर पीछे इनको उतार लेते थे गाड़ी से और ये जेल अपने वालिद को मिलने जाते थे। इनके वालिद के जो है पेट फाड़ के पैसे निकालने थे। शहबाज शरीफ साहब ने सड़कों पे घसीटना था। खुदा की कसम मेरे वालिद के बारे में ऐसे कोई बात करे तो मैं उस बंदे का हशर नशर कर दूं या कभी उसके साथ ना कराची गया था, लेकिन शुक्र है वहां पे बारिश हो रही थी, नहीं घसीट। अभी वो सीख रहे हैं सियासत मेरे ख्याल में। जब इतनी इनकी तलखियां आपस में रही हैं तो ये कौन सा ऐसा एजेंडा है या कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ये यकजा हुए हैं? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, आपने जो बिलावल साहब की बात की है ना, उनकी जो एक कैपेसिटी है, हर जो आपका पॉलिटिशियन होता है उसकी एक कैपेसिटी होती है। हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है सवाल करना। कभी सवाल हमारा ठीक होता है, कभी सवाल हमारा गलत होता है। लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। बात तो वो बहुत बड़ी बड़ी कर और उसका मतलब भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। और ये जो पहले मैंने शॉट आपको सुनाया था, ये पूरा शॉट नहीं था। मैंने अपनी टीम से कहा था कि इसको पूरा शॉट रखें, क्योंकि इन्होंने आखिर में कहा था ये इदारों की तरफ से चीज़ें आती हैं, इस तरह की वो बातें कर देते हैं। लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है, ये तो वो है ना जो बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, वहाँ पे बिलावल साहब आते हैं और वो इस तरीके से बोल के चले जाते हैं। लेकिन अगर अचानक से सहाफ़ी उनसे कोई सवाल कर लें तो वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, देखें ज़रा। सर मैं तो रेस्ट नहीं करता हूँ, तो मैंने हमेशा लड़ाई। जा रहे गेट से अंदर आ जाए ना, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी बात नहीं होगी, अभी बात नहीं होगी, ये मोबाइल बात नहीं होगी, आप नहीं कर रहे ना, जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई सहाफ़ी बिलावल साहब को कहीं बाहर मिल जाए और वो उनसे कोई सवाल करने की कोशिश करे तो उनके इर्द गिर्द जो उनके लोग हैं वो आकर वो आपका जो कैमरा है, आपका जो मोबाइल है वो छीन लेते हैं। ये कैपेसिटी है। अगर आप हमें ये आपको क्या ना बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। और शायद मैं अगर ये कहूँ कि चीज़ों में गहराई, चीज़ों के हवाले से गहराई नहीं है और दूसरी नॉलेज नहीं होती। इनको सवालों के जवाब बताए जाते हैं कि आपने ये पढ़ना है वहाँ, जहाँ पे अगर एक साफी अचानक कोई सवाल इनके ऊपर फेंक देता है तो उसका जवाब उनके पास नहीं, परेशान होकर पीछे जा रहे हैं, उसके बाद जवाब नहीं होता। समी साहब कहते थे ना वो जमीर सुमरो पीछे खड़ा होता है। हाँ। लेकिन समी साहब इस प्रोग्राम में नहीं है, वरना मैंने उनसे ये जरूर सवाल करना था कि वो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं बिलावल साहब को। लेकिन जब वो हमारे इदारों के बारे में बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल साहब को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, उन्हें बच्चा समझना चाहिए। वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक सीधी बात लीना जी, मैं कहूँगा कि अगर आपके इदारे ना हों तो ये जो सियासतदान इस मुल्क के साथ जो करते हैं आप इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। ये तो अपने मफादात की खातर जो है पता नहीं क्या कुछ कर लें। अब ये देखें, इसी इलामिया में एक और चीज़ है, 5th जनरेशन वॉर के हवाले से उन्होंने कहा कि इसकी आड़ में शहरियों की आज़ादी और बुनियादी हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है। अब ये क्या क्वेश्चनेबल नहीं है? ये किसके एजेंडे पे बात कर रहे हैं नसीम साहब? ये आप देख लें कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जितनी बातें चल रही हैं, कौन जो है 5th जनरेशन वॉर कर रहा है। इंडियन मीडिया पूरा आप उनका जो बयानिया देख लें, जो इंडियन टीवी का बयानिया होता है, अगर वो आपको अपने ट्विटर और अपने फेसबुक अकाउंट या सोशल मीडिया पे नज़र आएगा तो उसके पीछे कौन होगा, ये बड़ी आसानी से अंदाज़ा
लगाया जा सकता है। और सिद्दीक साजिद ने बिल्कुल सही बात की कि इनके अंदर वडेराइज़म है, ये वडेरे हैं, ये आवाम को अपनी रियाया समझते हैं, जहाँ पे इनके मफादात का टकराव आता है ये आपस में मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये कि हमने देखा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, बेनज़ीर भुट्टो का हमारे साथ बहुत साथ रहा, लंदन में हमने बड़ा वक्त उनके साथ गुजारा, उनके अंदर एक सहाफ़ियों के लिए बड़ी इज्जत थी। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब भुट्टो नहीं है, इनके अंदर जरदारी खून है, तो ये उसको क्लेम ना किया करे। इनके अंदर वो बात नहीं आ सकती जो कि भुट्टो ख़ानदान के अंदर थी। इनके अंदर तमाम वो चीज़ें हैं जो जरदारी साहब के अंदर हैं, वही सामने खुल के सामने। ये वैसे इनको कौन मशवरे देता है ऐसी 5th जनरेशन वॉर बता तो दिया ना जी, यही नहीं जरदारी साहब नहीं देते, जरदारी साहब तो और मशवरे देते हैं वो कौन से मशवरे उनके मशवरों से वो इत्तेफाक नहीं ना करते हैं तो मसला लेकर उनको फिर मैदान में आना पड़ता है। वो इस्लामाबाद ऐसे तो नहीं आते, जरदारी साहब ऐसे तो बीमार है ना, लेकिन जब फिर आते हैं तो आपका क्या ख्याल है अभी ये जो पास हुए हैं बिल्स, और इसमें कितने लोग इनके सबसे ज़्यादा जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो गैर हाजिर थे कौमी असम्बली से, पता है आपको इस बात का? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बताएं कौन-कौन गैर हाजिर था? पीपल्स पार्टी के कितने लोग? पीपल्स पार्टी के थे जी जनाब, इसमें थे 7 लोग थे, 23 में से 7 लोग पीपल्स पार्टी के थे। इसमें अमीर अली खान मगसी थे, खालिद अहमद लुंड हैं, खुर्शीद शाह हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, रोशनुद्दीन जुनेजो हैं, मखदूम जमील जमा, गुलाम अली तालपुर, ये वो 7 लोग हैं पीपल्स पार्टी के जो कि गैर हाजिर थे इस कौमी असम्बली से। और इनकी एक सेनेटर हैं रुबीना खालिद, वो भी गैर हाजिर थी। 8 लोग। आप क्यों गैर हाजिर थे? तो छोटी-छोटी चीजों पे बुला लेते हैं। अच्छा, छुट्टी ली जाती ना अच्छा, क्या बात करें क्या ना जी ना, ये कहा गया कि आपने नहीं आना, सच्ची बात बताता हूँ। अच्छा, रोका गया कि आपने नहीं आना, अदरवाइज 6 लोग ज्यादा थे, 6 लोग ज्यादा थे। अगर अपोजिशन चाहती और ये मुतहद होते तो यकीन मानिए ये किसी तौर पे कानून साजी गवर्नमेंट कर नहीं सकती। वो तो इतना मासूम सा ठीक है, तो वो 40 लोगों में से आप 7 लोग निकाल दें, इनके पीटीआई और एक इनके इत्तेहादी के 6 लोग पीटीआई के भी उसमें गैर हाजिर थे। अच्छा, ठीक है, उसमें वो नहीं आए, आमर लियाकत उसमें शामिल है। नाराजगी है, इम्तियाज चौधरी हैं, आसिम नज़ीर हैं, इसके अलावा अहमद हुसैन डेढ़ हैं और अब्दुल मजीद खान हैं। ये लोग जो थे पीटीआई के ये भी नहीं आए। अच्छा, मुनसलाई भी नहीं आए, काफ लीग के वो भी नाराज थे ना। तारक चीमा आए थे, तारक बशीर चीमा मौजूद थे, मूनस लाई नहीं आया। बनता भी नहीं था मेरे ख्याल में, जितनी देर से वो कह रहे हैं ना, चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि समझ ही जाएंगे। तो हाँ, तो इसी तरह तो ज़ाहिर है अपोजिशन के लोगों को, बाकायदा अपोजिशन के लोगों ने कहा कि आपने जो है वो नहीं आना, सच्ची बात करनी चाहिए। अदरवाइज अगर किसने उनका रियाज हुसैन पीरज़ादा मुस्लिम लीग नून का नहीं आया, ठीक है जी। इसी तरह आसिम नज़ीर है, अफजल खोखर है, अहमद रजा मानिका है, ये नून लीग के एहसान उल हक बाजवा है, रियाज पीरज़ादा का मैंने नाम जो है वो आपके सामने जो है वो ले लिया। अख्तर मैंगल ने तो आना नहीं था, उन्होंने तो कहा मजलिस से ने वैसे ही वाकआउट किया, मजलिस से आफरीन खान उनके नहीं आए। इसी तरह अताउर रहमान तला महमूद सेनेट से नहीं थे। और नून लीग के दिलावर खान, सलीम ज़ियार, चौधरी तनवीर, रहीला मक्सी, हाँ कुलसूम, ये 5 सेनेटर मौजूद कितने हो गए। अब ये देखिए कि ये 5 सेनेटर नून लीग के नहीं आए और इसके साथ साथ फिर इनके 4 फिर जो काम कराना था वो तो हो गया ना। नहीं, वो हो गया। खाने पीने भी चल रहे हैं, खाने पीने की बात तो क्या करें ना। जिसने आज बहुत से लोग बड़ा सुकून से सोए, आराम की नींद सोए हैं बहुत से पॉलिटिशियंस। मैंने कहा जी वहाँ पे बारबेक्यू हर चीज बड़ी अच्छी, खुशबुएं यहाँ तक आ रही थी आपको। तो फिर उसमें हुकूमत और अपोजिशन के जो लोग थे ऐसे शीरो शक्ल थे जैसे जनाब उन्होंने मुतफिका तौर पर ये कानून पास किया। चलिए खाना तो हो गया, अब वो इतनी सख्त कानून साजी की थी तो ज़ाहिर भूख तो फिर उसके बाद लगती है। खुद खाया इन्होंने, खुद सोए आज एपीसी में खाना हो गया। तो खाने के बाद एपीसी का क्या एपीसी अब 20 तारीख को अब एपीसी हो रही है ना, अब उसका भी हशर देख लीजिएगा। ये एपिसोड दोहराया गया, आपको याद हो गया सिद्दीकी साहब सादक संजरानी वाला। अच्छा, वो तो हमारी आंखों के सामने हुआ ना, किन लोगों ने किया। आज तक वो जो इंक्वायरी कमेटियां बनाई थी कि उनके इजलास नहीं हुए, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग थे ना, इनके अपने लोग अंदर से तो काली बेड़े निकाले ना। ठीक है, चलो भाई हुकूमत को कोई कंट्रोल करता है, मान लेते हैं जी किसी इदारे ने कंट्रोल किया, ये इमरान खान के कहने पे आए, उनके 7-8 लोग हो गए। आपके तो लोग 6 ज्यादा थे, आपके 26-27 कैसे कम हो गए? आप ये पता करें ना। आपने अपने लोगों को कहा कि आपने आना नहीं है, और जो 1-2 आ गए उनको रोका। ये भी पता करना होता तो पता कर लेते। 1-2 ऐसे थे जिनको मना किया गया था कि नहीं आना, वो आ गए, उनकी क्लास ली गई कि क्यों आया। कौन है? एक का नाम वो बेचारा, क्लास किसने ली ये भी बता दें।
शहबाज शरीफ ने और किसने? अच्छा मैंने कहा अब शायद आप समझ गए होंगे। अच्छा ठीक है, शहबाज शरीफ ने क्लास ली कि भाई वो आप तो क्यों नहीं आए? बिगाड़ना चाहते हैं एक को तो हॉस्पिटल भेज दिया तो फिर वो आ गई जबरदस्ती। देख लो देखिए साहब, बीच में हॉस्पिटल आस्ता भी- जो आस्ता हॉस्पिटल भेज दिया था कि आप हॉस्पिटल जाएं, हाँ। वो फिर वापस आ गए। उन्होंने कहा आपको कहा है कि आप आराम करें, आपको डॉक्टर्स ने कहा आप आराम करें, आप क्यों बार असेंबली में आ जाती हैं? नाम तो बता दें। नाम सबको पता है, उस दिन मुझे तो नहीं पता। टिकर्स चले हैं अच्छा इतना। कौन थी वो? खातून एमएनए थी, वो उनका रुबीना। बीपी लो हो गया। बहुत बंदे का बीपी लो हो ही जाता है हो ना। आप जाता है लोग ना तो जी, क्या हो गया? बस ये क्या बड़ी देखिए, तलवार की बड़ी नोक में रखते हैं हर बंदे को। यार आप वो सुबह बेचारी कौमी असम्बली खातून का है, बीमार हो इजलास, सकती सुबह हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए, शाम को अच्छा मुझे ये मुस्तकिल बताएं, मेरा इजलास आपसे नसीम थक साहब जाता सवाल है, है। मुझे ये बताएं ना, ये जो भी खाना वाना हुआ है उसके बाद एपीसी का मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल की खाना पीना ही है। खाना भी नहीं हाँ, है, बस मकसद तो यही डंक है पाव कि पॉलिसी। या रोटी खानी है या पाकिस्तान को खाना है। हाँ। एजेंडा तो यही होता है, जब हुकूमत में आएंगे तो पाकिस्तान को खाएंगे, अच्छा। और जब हुकूमत में नहीं होंगे तो फिर ये रोटी शोटी खाएंगे। ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए मामला जो है ना एपीसी के चलाए जाते हैं, ताकि एपीसी उनके का तो कारकुन अंदाजा इस बात से भी लगा लें कि अभी तक एजेंडा फाइनल नहीं है, इख्तलाफ राय है, अभी तक नून लीग का वफद वाजे नहीं है। कहा गया जी शहबाज शरीफ अनाउंस करेंगे। रात भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि वो नून मरियम नवाज को नहीं चाहते। नवाज शरीफ के साथ अभी वो रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहे। JUIFA का एक और जो है वो नुक्ता नज़र है, छोटी जमातों का और है। अब तो हर एक अपने अपने एजेंडे के साथ आ रहा है। रहबर कमेटी ने एजेंडा फाइनल करना था, आज 17 तारीख राजन होगी। कमेटी बोलते हैं राणा हाँ, साहब। वो तो वो बोल राणा साहब बोलते हैं, मैंने इसलिए राणा साहब का नाम लिया, जी, मैं जी। कैसे कह सकती तो वो हम तो रहबर कमेटी बोलेंगे। रहबर कमेटी का अभी तक इजलास ही एजेंडे के ऊपर नहीं हुआ। कहा था जी 2 चीजें हम करेंगे, एक तो हुकूमत की रुखसती और दूसरी जो है वो हम अभी तो कोशिश कुछ और करेंगे। चीजें चल रही थी। हाँ, वो कह रहे थे हम तो रात चेंज नहीं चाहते। रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा जी इन हाउस तब्दीली स्पीकर के खिलाफ हम देखेंगे। स्पीकर ने जी बड़ा जानमदाराना किरदार अदा किया, हमें बोलने नहीं दिया, तो हम जिस स्पीकर के खिलाफ हो सकता था एतमाद की तहरीक ले आए। इनकी बात ठीक है, उधर भी रोटी छोटी खाएंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं होगा। या तो ऐलान कर देंगे जलसे जुलूस करने का, 2-4 करारदादें पास करेंगे, टाइम फिश। अच्छा ठीक है, अब ये जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, ठीक है, एपीसी होती है और वकला वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो ये क्या इशारा दिया जा रहा है किसी वकला तहरीक की तरफ? क्या दोबारा आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ हो सकती है इन हालात में? नहीं, बिल्कुल वकला तहरीक इस वक्त कोई ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो इफ्तिखार चौधरी साहब वाला मसला था वो एक मुल्कगीर मसला था, और उस वक्त एक वकला की बड़ी तहरीक चली थी, कॉमन वहाँ पे सारे इश्यूज थे। लेकिन अभी भी वकला भी डिवाइडेड है, और ये आपस में जो पार्टीज़ हैं ये अब बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। तो देखने मिलता है कि इनके आपस में इत्तेफाक ही नहीं हो पा रहा। ये सिर्फ एक फेस सेविंग के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, APC में आ जाते हैं, लेकिन इनके इख्तलाफात, एक तो मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात बहुत गहरे होते चले जा रहे हैं, और ये सामने आता जा रहा है कि मरीम नवाज ग्रुप शेख एक रशीद की तरफ बात ठीक है कि हाँ, और ये शहबाज शरीफ से किसी शीन निकलेगा। क्योंकि बिल्कुल शहबाज शरीफ का यही क्लेम है कि भाई हमने कुर्बानियां दी हैं, मेरे बेटों ने जेलें काटी हैं, तो वो भी अपना हक चाहते हैं। उधर मरीम नवाज जो है उन्होंने बिल्कुल अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, और वो ग्रुप बिल्कुल क्लियर है। लेकिन उनका ग्रुप समझ आती है ना क्यों क्लियर है? वो जिस स्टांस को लेकर, जिस बयानियों को लेकर चल रही हैं वो हमारे सामने। अभी आपने बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा भाई MNA को आप यहाँ पे क्या करने आए, आप तो वापस घर जाएं। तो अगर वो इस सवाल से सवाल उठाती हैं तो वो तो बिल्कुल सही सवाल उठाती हैं। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से। उस्मान बुज़दार साहब आज मुल्तान में मौजूद थे और वहाँ पर एक जो है नाखुशगवार वाक़या पेश आया। वो ये वाक़या पेश आया कि वहाँ पे जो लोग थे, जो PTI के कारकुन थे, वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर जो पोस्टर लगे हुए थे वो देखे, तो उन्होंने कहा भाई कि इसमें तो इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं है और ना ही इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की तस्वीर है, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी बहस हुई। तो पुलिस वालों ने वो जो कारकुन हैं, जो PTI के कारकुन थे और जो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं है पोस्टरों पर, उनको निकाल कर बाहर कर दिया। पहले तो ज़रा वाक़ये की आप ज़रा फुटेज दिखाइएगा ताकि फिर मैं सवाल इस हवाले से कर सकूँ। ये आप देख सकते हैं ये फुटेज, और जो पुलिस वाले हैं वो सिर्फ PTI के कारकुनों को इसलिए बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने सवाल किया है कि भाई ये जो आपने इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं, अपनी पब्लिसिटी आप ये जो कर रहे हैं, इसमें तो इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं है। चले शाह महमूद कुरैशी साहब की आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन इमरान खान साहब की तो लगा दें। और फिर इसके अलावा हमेशा हमने ये चीज़ सुनी है, नून लीग को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है प्रोटोकॉल को लेके, पीपल्स पार्टी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है प्रोटोकॉल को लेके, इवन कि हम लोग गाड़ियाँ जो हैं वो भी गिनते हैं और सर्कल भी लगाते हैं। और आज जब उस्मान बुज़दार साहब पहुँचे हैं मुल्तान, तो वहाँ पर क्या वाक़या पेश आया, ये मैं चाहूँगी सदीक साजिद साहब आप बताएं। जी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और दीगर जो मंसूबे थे, और ख़ास तौर पर नश्तर हॉस्पिटल का जो फ़ेज़ 2 है उसके हवाले से वहाँ पर गए थे। लेकिन वो जो प्रोटोकॉल है ना, वो जान तो नहीं छोड़ता। अब हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार तैनात,
और प्रोटोकॉल लगा दिया। और उसी प्रोटोकॉल के ऊपर जनाब उनकी जद में आया है कि जो बेचारा नौजवान था, एम्बुलेंस जा रही थी, अब वो रास्ता मांग रहा है और वो बार बार कह भी रहे हैं पुलिस वालों को, लेकिन इसके बावजूद वो रास्ता नहीं दिया गया और उनको आगे नहीं जाने दिया गया। उसी निश्तर हॉस्पिटल में ही लेकर जाना था उस मरीज को, लेकिन वो नहीं जाने दिया गया पुलिस वालों ने। ज़ारा जी साहब आ रहे हैं जी साहब, वहाँ पे जब जाएंगे तो फिर जो सड़क खुलेगी। और ये घंटों प्रोटोकॉल जो है वो लगाया जाता है कि तकरीब शुरू हो गई, वो प्रोटोकॉल लगा हुआ है, ख़त्म हो गई, उसके बाद खाना पीना सारा कुछ, उस जनाब सड़कें बंद है, हर चीज़ बंद है, ट्रैफिक जाम है, वो बेचारा जाम बक हो गया। तो ये जो है कि ये कहना कि जी ये सादा वज़ीर आला हैं, बिल्कुल सादा होंगे, कम गो हैं, जो भी है, लेकिन प्रोटोकॉल इनका भी बहुत ज़्यादा, जो आप सर्कल लगाने की बात कर रही है, वहाँ पे जो हाल हमने देखा है, सैकड़ों की तादाद में पुलिस गाड़ियाँ, बेशुमार गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल की, पुलिस की, इंतज़ामिया की, सबकी दौड़े लगी होती हैं। हर एक कोई खुश करने के चक्कर में होता है, जब इनको खुश करे। फिर वो वुज़रा की, एक सूबाई वुज़रा की वहाँ पे, वैसे भी जितने आईजी वहाँ पे तब्दील होते हैं लोग डरते ही होंगे पुलिस वाले कि ये तो आईजी तब्दील कर लेते हैं, हमारी क्या बीच में बनती है। जी जी, तो आजकल तो वो उस्मान बुज़दार साहब की वैसे भी बल्ले बल्ले हो रही है, खान साहब ने उनके ऊपर हमेशा से रखा है, खान साहब ने उनके ऊपर। हाँ, वो सीसीपी वाले मामले पे तो और ज्यादा हो गया ना, उन्होंने आईजी से बोला कि जनाब आप इनसे ताउन करें। और देखिए सीसीपीओ से आपको कैसे मशवरे दिए जा रहे हैं, मशवरे ये दिए जा रहे हैं कि भाई आप ना 3 महीने के लिए ना मीडिया के सामने ना आए, ताकि मीडिया कोई आपसे सवाल ना कर सके। ये मशवरा फैजुल हसन चौहान ने दिया होगा। हाँ जी, उन्होंने दिया है ना। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी एक अजीब बात है। सही मशवरा दिया वैसे उन्होंने। नहीं, उनकी तैयारी करानी चाहिए, उनको सवालों के जवाब दे प्रॉपर। वैसे आहिस्ता आहिस्ता उस्मान बुज़दार साहब मैंने देखा है थोड़े तेज़ होते चले जा रहे हैं, थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये प्रोटोकॉल वाली जो बात है ना, इसमें देखें जो अपना आपके यूरोप अमेरिका वगैरह में अगर कभी इस तरह का कोई वाक़या हो जाए, वहाँ पे तो इक़दाम कत्ल का जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे, इस प्रोटोकॉल के बहुत खिलाफ करते थे। अच्छा, एक उनकी अपनी ये अच्छी बात है कि मैंने आज तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कोई ऐसा काफ़िला नहीं देखा जिसकी वजह से रास्ते बंद किए जा रहे हों या प्रोटोकॉल बहुत लंबा चलता चला जा रहा हो। लेकिन ये जो वज़ीर आला हैं या मिनिस्टर्स हैं, ये अभी भी इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं और ये बड़े जुल्म वाली बात होती है। इमरान खान साहब तो कहते हैं मुझे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि वो हमारे पीएम हैं, उन्हें प्रोटोकॉल देना ही पड़ता है। वज़ीर आज़म तो वैसे भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए ज़्यादातर, तो वो तो मैंने सुना था कि कभी करते थे, उसके बाद समझ नहीं आई वो किधर चला गया हेलीकॉप्टर। अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। नहीं, वो जो पहले किया था वो दुनिया में आप देखें कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है और इनको कोई ना कोई इस तरह का बंदोबस्त करना चाहिए। अच्छा, मैं सोच रही थी प्रोटोकॉल के ऊपर, ये आज की मेरे ख्याल में आज की खबर है या कल की खबर है कि भावलपुर में एक बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती की गई। ठीक है, उसके बाद उसके वालिदैन जो हैं, उसके अब्बा जो हैं वो गए थाने में एसएचओ के पास और उससे कहा कि मेरी जो है वो एफआईआर दर्ज कर दो। एफआईआर उसकी दर्ज नहीं हुई। उसका रीज़न ये था कि जिसने ज्यादती की वो जिम्मेदार था। प्रोटोकॉल पे तो हमें ये सारे नजर आ जाते हैं, लेकिन जहाँ पे एक आम आदमी को इंसाफ देना है, जिसके लिए ये लोग बैठे हुए हैं, गुज्जरपुर का सानिया भी हमारे सामने है, अगर वक्त पर वहाँ पे चीज़ें की जाती तो शायद उस खातून के साथ ऐसा ना होता। उसके बाद ये हुआ कि बड़े अफसोस के साथ और बड़े गम के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि उस बच्ची ने वो जो है स्प्रे की बॉटल ना वो पी ली और वो बच्ची अब जिंदा नहीं है। और उसने कहा कि अब मुझे यकीन है अपने माँ बाप से, आखिरी जो उसने ख़त लिखा अपने बाप को, उसने कहा कि मुझे यकीन है कि अब आप इज्जत से जो है वो चल सकेंगे। ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सदीक साजिद। और यहाँ पे जब हम ये प्रोटोकॉल्स देखते हैं वही हमें चीज़ें नज़र आती हैं, हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। ये सही कह रही हैं आप बिल्कुल। और ये भी एक तरह का उन लोगों के लिए प्रोटोकॉल है ना, जो कि आप बात कर रहे हैं कि जिम्मेदार उसको प्रोटोकॉल दिया और बेचारी जो वो भी किसी ना किसी पॉलिटिशियन का देने वाला होगा, आम बंदा तो नहीं हो सकता वो। यही लोग उनके पीछे होते हैं, ये वडेरे, ये जागीरदार, ये जिम्मेदार, बड़े बड़ी जमीनों वाले, यही उनके पीछे होते हैं, यही उनको बचाते हैं। और ये तो अभी भी जो आज आबिद आपको जो मेन मुजरिम है ये गुजरपुरा साने का मोटरवे का, इसको भी किसी न किसी की पुष्ट बनाई है। ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगी वो किसी चौधरी के वडेरे के डेरे पे छुपा हुआ है या किसी ऐसी जगह छुपा हुआ है, नहीं तो क्या उसको जमीन निकल गई, आसमान खा गया। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं घेरा तंग हो रहा है, अनकरीब पकड़ा जाएगा। पता नहीं कितना वो घेरा है और कौन सा घेरा जो तंग हो रहा है, जो अभी तक तंग ही नहीं हो रहा और पकड़ा भी नहीं जा रहा। उसकी बीवी पकड़ ली, उसके कजन पकड़ लिए, उसके रिश्तेदार सूर में रात ऑपरेशन हुआ, अब क्या जी सीटीडी को टारगेट दे दिया 2 दिन पहले। अच्छा, ये पता है कि 2 दिन पहले वो फ़ोन कर रहा है, लोकेशन ट्रेस हो गई है, ये नहीं पता कि वो कहाँ पे गायब हो गया।
आसमान खा गई कि ज़मीन निकल गई, वो इनकी वाली बात है ना जी। तो ये आप देखिएगा, या तो वो इनके पास पहले से मौजूद हैं या फिर अचानक जो है ना वो नमूदार होंगे अपनी वो क्या कर होशियारी और बल्ले बल्ले करवाने के लिए, क्योंकि हमने जो है वो पकड़ लिया उसको। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, बिल्कुल आपको करनी चाहिए, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि भाग गए वो, या फिर ये बताते हैं कि जी जो घेरा है वो तंग हो रहा है। खुदा का वास्ते जब आप उन्हें पकड़ लें और प्रॉपर तरीके से, ये जो माफियाज हैं जो मिली हुई हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके अपने इदारों के साथ, उनको आप प्रॉपर तरीके से टारगेट करें, उनको सजाएं दें, फिर आपको पता चलेगा कि आपने वाकई कोई काम किया। अलीना, दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो आपने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट किया कि ये क्या मज़े का खेस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी जिसमें मिनिस्टर, वज़ीर आला और आईजी ये बताने के लिए बैठे कि जी मुजरिम घेरा तोड़ के भाग गया। वो कितना बड़ा मुजरिम था, वो हेलीकॉप्टर पे भाग गया। अगर आप किसी भी जगह कोई आप छापा मारने जा रहे हैं तो आप पहले इलाके का मुहासरा करते हैं ताकि वो ना भाग सके। ये बच्चे को इस बात का पता है। दूसरी बात ये सिद्दीक साहब कि ये देखें कि ये जो वाक़यात इस तरह एकदम हाईलाइट हो जाते हैं, उससे ये लोग सब लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ पाकिस्तान में रोज़ाना 200, 300, 400 वाक़यात इस तरह के होते हैं जिनको या तो पुलिस दबा देती है, इसमें पैचअप करा देते हैं। इस तरह के मामला में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती और तो दूर की बात, रेप केसेस में आप पैचअप करवा देते हैं। अंदाजा लगाएं और दोनों तरफ से पैसे पकड़ के करवाते हैं। पता है इस वक्त मेरी आंखों के सामने वो शहजाद अकबर साहब मुस्कुराते हुए आ रहे हैं और मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि देखिए ना, आज अलीना इन्होंने एक और जो ऐसी बात, आज जो इन्होंने जो ड्रामा किया, आज भी हम यही तस्वर कर रहे थे। आज सीसीपीओ के साथ बैठा लिया फैजल हसन चौहान साहब ने, और वो प्रेस आईजीपी नहीं था ना वो, नहीं आईजीपी नहीं बैठा था साथ, नहीं सीसीपीओ, तो वो उनको बैठा लिया साथ और उनको बोला कि जनाब जो किस्सा बयान किया गया कि जो 1.5 साल पहले कोई किसी खातून को वो लेटर शेटर लिखे थे, जो मैसेजेस किए थे, उनके मुजरम हम पकड़ लिए। भाई कौम आपको ये देख रही है कि हम तो ये समझे कि शायद कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई है ये आबद वाले केस में, गुजरपुरा वाले वाक़े में, इसके वाले से कोई लीड्स मिली होंगी, इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है, आपने इसको पकड़ लिया, ठीक है, वो सिर्फ इस वजह से सीसीपीओ को बल्ले बल्ले कराने के लिए उनको साथ सीसीपीओ ने 10 घंटे में बरामद कर दिया। और सीसीपीओ साहब कह रहे हैं जी मैंने इतने अफसरों को फारग कर दिया, इतनों को मैंने बरतरफ कर दिया, और लाहौर की पुलिस आप देखेंगे, लाहौर ही तो पूरा पंजाब नहीं है ना, ये तो फिर वही वाला काम है जो इस पे आप शहबाज शरीफ को बुरा भला कहते हैं, सारे पैसे इधर लगा दिए। हाँ जी, तो ये वो वाली चीज़ें ना कि आप सियासत से पाक करें पुलिस को, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि हमारे इदारे सियासत ज़्यादा है। एक वजीर आज़म या वजीर आला, पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल सियासत से पाक है उस्मान जी, ऐसा पाक है, सारे उसके पीछे खड़े हुए हैं। अच्छा। एक पुलिस अफसर के और पीछे ज्यादातर जराइम के पीछे पुलिस वाले ही इन्वॉल्व होते हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि इस्लामाबाद में एक रिपोर्ट चली थी टीवी के ऊपर गदागरों के ऊपर, अब जब उनके ऊपर एक्शन लिया गया है तो पुलिस की सरपरस्ती में जो है वो सारे अपने जो गदागर आपको नजर आते हैं मार्केट में, अच्छा भी उनसे लिया जाता है। मैं चाहूंगी हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं जिसमें एक तो जहांगीर तरीन साहब हैं और अली तरीन साहब हैं। उस हवाले से एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी ये कह रहे थे कि ये जो सारी चीज़ें की जा रही हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि इन दोनों को क्लीन चिट मिल जाएगी। इस हवाले से कुछ हम बात करेंगे और इसके अलावा जो चेयरमैन थे पीटीवी के उनके हवाले से भी बात करेंगे। अरशद खान साहब, जिनको मैंने अरशद मलिक कह दिया था माजरत के साथ, अरशद खान है वो, तो उनके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा नसीम साहब, मुझे ये बताइए कि जो अरशद खान पीटीवी केस है, इसमें मैंने सुना है कि इन्होंने जो भर्तियां की हुई थी वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करवाया था, और आप भी पूरा हमें केस बताएंगे है क्या? नहीं, देखिए इसमें असल में बात जो थी ना, वो चेयरमैन की तैनाती प्राइम मिनिस्टर ने की थी शुरू में, उसके बाद उसका एक बोर्ड बना था, उसके बाद जो है इन्होंने तैनाती की थी। अब अरशद खान साहब ने ही एमडी मंजूर मलिक को लेके आए थे, लेकिन प्रॉपर तरीके से लाए थे, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि वो अपनी जगह काम करते रहे। इसी तरह जो उनकी करंट अफेयर्स और न्यूज़ की हेड है कतरीना, वो भी मौजूद रहेंगी। खावर साहब जो मार्केटिंग के हेड है। वैसे मैं ज़ाती तौर पर अरशद खान साहब को जानता हूँ, ही इज़ अ कॉम्पिटेंट पर्सन। उन्होंने जिन भी इदारों में काम किया है वो उन इदारों को आगे लेके गए। मसला ये आ जाता है कि जब आप किसी की भी तैनाती करते हैं किसी भी इदारे में, तो वहाँ ड्यू प्रोटोकॉल जो है ना उसको फॉलो करना चाहिए। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ने ड्यू प्रोटोकॉल को जो है वो फॉलो नहीं किया और अपनी सवाबदीद पे जो है वो चेयरमैन अरशद मलिक साहब को ले आए थे। शायद उनकी एज ज़्यादा थी, अरशद खान साहब को देखना वो पीआईए वाला जो है मिक्सअप हो जाता है, तो इस वजह से
से आप देखें कि पीटीवी की शेप भी चेंज हुई है, वहाँ पे जो नए प्रोग्राम आए हैं या जिस तरह पीटीवी को आगे लेके जाया जा रहा है, तो ये प्राइवेट इदारों से लोग आए हैं और अच्छे तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जब आप प्रोटोकॉल पे अमल नहीं करेंगे, सही तरीके से तैनाती नहीं करेंगे, तो अगर कोई भी हाई कोर्ट वगैरह में चला जाएगा तो फिर वहाँ से इस तरह का फैसला आता है जो कि हुकूमत के लिए भी निदामत का बाइस होता है और जिस शख्स को आपने उस अहदे पे लगाया होता है उसके लिए भी निदामत का बाइस होता है। मेरी बड़ी एक सीनियर सहाफ़ी से बात हो रही थी, सदीक साली साहब, उन्होंने कहा कि बेसिकली इनका अपना ताल्लुक भी जो है वो आईटी डिपार्टमेंट से है और आईटी की फील्ड से है इनफैक्ट, और इन्होंने बहुत से अपने लोगों को भी फैसिलिटेट किया और कुछ इनके ऐसे फैसले हैं जो रियली क्वेश्चनेबल हैं। जैसे कि इमरान खान साहब जो हैं, कल उन्होंने पीसीबी और वो जो उन्होंने किया है क्रिकेट का सारा और पीटीवी के आपस में किए हैं, वो कहते हैं इसको भी उन्हें रिविजिट दोबारा करना चाहिए, इन सारे फैसलों को जो इस बोर्ड के मातहत हैं और जो इस बोर्ड ने लिए हैं सारे के सारे। दूसरी बात ये भी है ना कि इनके खिलाफ एक सियासी लॉबी भी बड़ी मुतहर्रिक थी। अच्छा। अरशद खान के खिलाफ, और अरशद खान साहब के ऊपर ये भी इल्ज़ाम था कि ये सेक्रेटरी को रिपोर्ट करने की बजाय या वज़ीर को रिपोर्ट करने की बजाय बराह रास्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं, या इन दिनों में जो है वो जो मामले खुसूसी हैं इतलात को उनको रिपोर्ट करते हैं, ये भी एक इल्ज़ाम था। अच्छा। बात उनकी है जो सदीकी साहब ने बात की कि जो ड्यू प्रोटोकॉल है, जो कायदे ज़वाबित है उसको आप फॉलो करें। इस हुकूमत ने ये किया, सबसे पहले आने के बाद आपने अपॉइंटमेंट तो कर दी, फिर उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया, उसके ज़रिए भी उसकी तैनाती कर दी गई। आपको याद है ना अच्छे तरीके से कि फवाद चौधरी जब वज़ीर थे तो कितनी जंग थी दोनों के दरमियान, और उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि बहुत सारे वो कह रहे थे पीटीवी के मामलात में मुदाखलत ना। जब आप बोर्ड बना देते हैं या अथॉरिटी बना देते हैं, किसी को इख्तियार दे देते हैं, तो फिर आप उसके मुताबिक चले, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ये सब हुकूमत ने ये भी किया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। अब तो आप ये भी देख रहे हैं कि जितनी भी इस किस्म की तैनातियाँ होती हैं वो सारी काबीना के ज़रिए होती हैं। वो वहाँ पर अगर हो भी जाए तो उसकी मंजूरी काबीना से ली जाती है। इवन क्या किसी की एक्सटेंशन है, तरक्की है या किसी अपॉइंटमेंट है, वो अरशद मलिक जो PIA वाले हैं आपके सामने ही वफाकी काबीना ने उनकी मंजूरी दी। अभी तो ये एक जो उन्होंने अभी जो एक सीनियर साफ़ी अभी बता रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि फरमानुल्लाह जान, ज़ुहैर खालिक और अरशद खान और राशिद खान, ये 4 लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने कहा कि ये किसी भी पब्लिक सेक्टर जो इदारा है उसके ये डायरेक्टर, उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें ये जा ही नहीं सकते, इनके ऊपर जो है वो बैन कर दिया गया। इशूज़ यही हैं कि एक तो जब वो ज़ाती पसंद व नापसंद वाला मामला आ जाता है, पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो वाला एक मामला भी है, फिर अदारों के अंदर जो खींचातानी होती है ब्यूरोक्रेटिक। अभी तक वही बात है ना कि ये इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, उसकी शक्ल पसंद नहीं है। मुझे पक्के तरीके से याद है क्योंकि इमरान खान साहब ने पीटीवी के हवाले से ये कहा था कि मैं पीटीवी को एक आज़ाद इदारा बनाना चाहता हूँ, तो अगर वो उनको डायरेक्ट एड्रेस भी कर रहे थे या किसी और को एड्रेस कर रहे थे तो इसमें तो कोई इतनी कबाहत नहीं है। अगर नहीं, लेकिन वो देखो जो मिनिस्ट्री तो होती है ना, जो आपकी एक पॉलिसी साज इदारा है, ज़ाहिर है वहाँ पे एक सेक्रेटरी बैठा हुआ है, माइनस करके यहाँ जा रहे हैं। अभी भी देखें ना, अब तो सेक्रेटरी साहब के पास आ गए ना सारे का सारा, चार्ज जो है वो उनको दे दिया है। अब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो जिस किस्म का नोटिफिकेशन निकाला गया है वो तो बहुत, जो नोटिफिकेशन है वो भी बहुत बड़ी कहानी, सदीकी साहब वो सुना रहा है नोटिफिकेशन भी। क्या कहानी क्या है वो देखें ना, उसमें उसके फैसले का जिक्र किया गया कि इनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो इलीगल थी, उस वजह की बात वो कही गई ना। ये हालांकि इस तरह के नोटिफिकेशन ये आप देख लीजिएगा, पीसीबी और पीटीवी भी रिविजिट होगा। अच्छा, दोबारा मैं आऊंगी जहांगीर तरीन साहब की तरफ, अगर आपको इस पे कमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जहांगीर तरीन वाले मामले नहीं, इससे पहले जो FIA वाला जो मैंने सुना पीसीबी और इसका भी हो सकता है देखिए, अगर कोई फैसले उनके ज़माने में किए गए और बड़े फैसले किए गए, डेफिनेटली रिविजिट होना चाहिए वहाँ पे। अगर एक बोर्ड ने फैसला किया है और वो बोर्ड गैर कानूनी निकला है, क्योंकि इमरान खान साहब खुद जाकर अगर इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कोई इसमें कोई चीज़ निकल आती है, कोई लकूना निकल आता है, तो डेफिनेटली सी बात है फिर इमरान खान साहब के हवाले से भी सवाल किया जा सकता है। दूसरी मैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी, मुझे ये बताएं जहांगीर तरीन साहब के लिए हालात आने वाले दिनों में कैसे हैं? क्योंकि अभी मैं एक बहुत सीनियर सहाफ़ी को सुन रही थी तो वो ये कह रहे थे कि अली तरीन और जहांगीर तरीन बेसिकली जो सारा किया जा रहा है ये उनको क्लीन चिट देने के लिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जब अपोजिशन की बात आती है और अगर कोई बैरून मुल्क इलाज कराने के लिए चला जाता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, लेकिन जब हुकूमत की तरफ से कोई बंदा इस तरह चला जाए तो उसके ऊपर हुकूमती बेंचेस भी खामोश रहते हैं और ज़्यादा टीवी प्रोग्राम्स में भी मैंने ज़्यादा कोई बात होते नहीं देखी। तो मुझे ये लगता है कि ये पंडोरा बॉक्स अब खुलने वाला है। अगर तो आप समझती हैं जिस तरह उन सीनियर साफ़ी ने कहा कि अली तरीन को या जहांगीर तरीन को कोई क्लीन चिट मिल जाएगी, तो फिर तो समझे कि शुगर स्कैंडल को ही क्लीन चिट मिल जाएगी, क्योंकि जहांगीर तरीन इस शुगर स्कैंडल में एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। अगर आप उनको क्लीन चिट देंगे तो फिर चीनी स्कैंडल आप समझे कि ख़त्म होकर रह जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कुछ होने वाला है इनके आने वाले दिनों में। अंडरस्टैंड इस पूरे
इशू के अंदर हम ये देखते हैं कि जहांगीर तरीन साहब का, उनकी फैमिली का बहुत नाम लिया जाता है, लेकिन बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वजीर भी हैं, बैठे भी हुए हैं, सब कुछ है, उनकी कोई डिस्कशन नहीं होती है। उसकी वजह यही है कि जैसे पनामा केस आया था उसमें 450 पाकिस्तानियों के नाम थे, लेकिन ज़्यादातर जिक्र जो है वो नवाज शरीफ साहब का ही हुआ था। तो इसी तरह क्योंकि हुकूमती बेंचों से ताल्लुक है जहांगीर तरीन साहब का, इसीलिए उनका नाम इसमें ज़्यादातर लिया जाए। 20 से 25% जो मार्केट शेयर है वो जहांगीर तरीन की जो मिल्स हैं उनका है। मैं तो एक छोटी सी बात करूँगा, अगर जहांगीर तरीन उनके बेटे ने क्लीन चिट लेनी है, सीधी सी बात है, FIA ने नोटिस दिया है, इलाज उनका वहाँ पे मुकम्मल हो चुका, आएँ पेश हूँ, अपने सारे सबूत पेश रखें, क्लीन चिट लेके चले जाएं। लेकिन वो तो कह रहे हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है। जब वो कह रहे हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है वो मियां साहब की तरह वापस आएंगे? नहीं, इंतकामी कार्रवाई वो भी तो वापस नहीं आते, वो भी तो ये बोलते हैं इंतकामी कार्रवाई। अपनी हुकूमत है ना जी, वज़ीर आज़म तो कह रहा है इदारे आज़ाद हैं, FIA भी आज़ाद है, लेकिन वो कहते हैं कि अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी। कोई इमरान खान साहब मैं तो कह रहा हूँ मुझे इमरान खान से इतना दूर कर दिया। हाँ, क्लीन चिट ले लेना, फिर आए ना यहाँ पे पेश हो, सबसे अच्छी बात है। अगर आपका दामन साफ है तो फिर क्यों घबरा रहे हैं? लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो नवाज शरीफ साहब जाते भी रहे, अदालतों में भी जाते रहे। नूर आलम याद है आपको, जिस पे इमरान खान ने उन्हें कहा था कि आपको लगता है हर चीज़ मैं कर रहा होता हूँ? ऐसा हरगिज़ नहीं है, जबकि उन्होंने यही कहा था कि हमें तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ आप ही कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब भी वही बात कर रहे हैं। नूर आलम ने भी फिर वही बात की जो अपोजिशन कर रही है। जहांगीर तरीन साहब भी वही बात कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब भी वही बात कर रहे हैं, और वहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए हैं। तो जहांगीर तरीन साहब कहाँ? अच्छा, ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो है ना आप इस किस्म के इल्ज़ाम तराशी करते हैं। अगर बेशक आप कसूरवार है, नहीं है, आपको इदारों को फेस करना चाहिए, आपको अदालतों को फेस करना चाहिए। बहुत बड़ा एतराज़ है। देखें, आप यहाँ पे गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। अगर कोई अभी आप जैसे आबिद मुजरिम है जो गुजरपुरा केस का, आप उसकी बीवी को, आप उसके रिश्तेदारों को उठा के ले आए। अच्छा, तो जो हमारे बड़े सियासतदान मफरूर हैं उनके बच्चों या उनके घर वालों को तो आप कभी अदालत में उठा के लेके नहीं आते, वो बीमार हो जाते हैं, अस्पताल में चले जाते हैं। चलें जी, ठीक है, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।